मैं आर्यभट्ट क्लासेस के इस मैथ सेशन में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 13 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वेरिएशन या प्रपोर्शन होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन इफ चेंज इन एनी वन क्वांटिटी अफेक्ट्स द अदर क्वांटिटी। यानी यदि आपको दो क्वांटिटीज दी गई हो, यदि किसी एक क्वांटिटी में हम कोई चेंज करते हैं तो बिना छुए दूसरी क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाती है, तो कहा जाएगा कि दोनों जो क्वांटिटीज हैं आपस में वेरिएशन में हैं। आगे चलते हैं, वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं। वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स। वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब दिखाया तो दिखाओ, ठीक है। लिखना तो नहीं दिखा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेरिएशन या प्रोपोर्शन कितने टाइप के होते हैं। वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वह प्रोपोर्शन होगा यदि दो क्वांटिटीज हैं, यदि कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करे, या यदि कोई एक क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप डिक्रीज करे, तो कहा जाएगा कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब समझते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप डिक्रीज कर जाती है, और यदि एक क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज कर जाती है। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन यदि कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करे, या एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करे, वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन वह प्रोपोर्शन होता है जिसमें यदि एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए, और यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज कर जाए, वह होता है हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 13.1 आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को रीड करना है और बताना है इनमें से कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है और कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। आइए देखते हैं। दिया है हाइट ऑफ अ चाइल्ड P एंड हिज वेट Q एज अ ग्रोज। यानी किसी एक चाइल्ड के हाइट को दिया गया है P से और वेट को डिनोट किया गया है Q से। कह रहा है कि यदि चाइल्ड बढ़ता है तो उनका जो हाइट का और वेट का रेशियो होगा वह डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। याद रखिए, जब भी कोई चाइल्ड बढ़ेगा उसकी हाइट भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी उसका वेट भी बढ़ना ही बढ़ना है। यानी दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यह जो हमारा क्वेश्चन है किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड अ टाइम टेकन इफ अ कार इज नॉट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहे हैं कि एक कोई कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रही है। जब वह कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करेगी तो उसका जो मोशन होगा वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। यानी मान लेते हैं आप एक बाइक चला रहे हैं, जब आपको सड़क पे भीड़ कम मिलेगी तो आप तेज चलेंगे तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और जब आप भीड़ वाली जगह पे जाएंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा क्योंकि आप स्लो चलेंगे। जब समय ज्यादा लगेगा तो आपका डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। यानी यह जो होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। बाकी आपके बुक्स में ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपके सामने जैसा मैंने पीछे डिस्कस किया था, एक और क्वेश्चन दिया गया है P और Q। व्हेन P इज इक्वल टू 1.5, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेंगे हम Q की वैल्यू है x, और यहाँ Q की वैल्यू है y, यहाँ मान लेते हैं z, और यहाँ मान लेते हैं a। जब P और Q डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, देन 1/5 upon x will be equal to 3/4।
x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into x, 3x is equal to 4 into 1.5. x will be equal to 4 into 1.5 upon x. 3 5s are 15. x will be equal to 4 into 0.5. हमें x की वैल्यू मिल गई 2. ठीक वैसे ही इस यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, लिख सकते हैं 3 upon 4 is equal to 4.5 upon y. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3y is equal to 4.5 into 4. Here y is equal to 4.5 into 4 upon 3. आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ 15 शीट्स ऑफ पेपर वेज 125 ग्राम, यानी यदि 15 पेपर के शीट का वेट है 125 ग्राम, कह रहा है हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम क्वालिटी ऑफ पेपर वुड वेट 15 किलोग्राम. तो आपको सेम क्वालिटी के कितने पेपर आपको दे दिया जाए उसका वेट 15 किलोग्राम हो जाए. क्या कह रहा है, 15 शीट्स वेज 125 ग्राम. सबसे पहले मैं इसको यूनिटरी मेथड से बताता हूं, फिर इसको ट्रिक के मेथड से बताऊंगा. देखिए 15 शीट्स वेज 125 ग्राम, यानी 1 शीट वेज, एक शीट का कितना वेट होगा 125 अपॉन 15 हो जाएगा ना. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. कितना हो जाएगा 25 अपॉन 3 ग्राम. आपसे क्या पूछ रहा है 15 ग्राम, 15 किलोग्राम कितना वेट होगा. ध्यान दीजिए, एक शीट का वेट हो गया 25 अपॉन 3 ग्राम, यानी एक शीट मिल रहा है तो 25 अपॉन 3 ग्राम वेट हो रहा है. तो 1 ग्राम वेट will be equal to 1 into 3 upon 25 शीट्स. क्या होगा समझो, एक शीट का वेट है 25 अपॉन 3 ग्राम, तो अगर हमें 1 ग्राम का शीट चाहिए तो कितना शीट लेना पड़ेगा 1 इंटू इसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, हो जाएगा 3 अपॉन 25 शीट्स. हमें टोटल कितने शीट्स चाहिए 15 किलोग्राम. लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ शीट्स इन 15 किलोग्राम. अच्छा 15 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा ना, यानी 15,000 ग्राम. इट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 25 इंटू 15,000. आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ शीट्स मिल जाएगा. इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला मेथड बताता हूँ. चलिए अब हम अगला मेथड देखते हैं. ये बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है, जिस ट्रिक पे रख के हम कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कह रहा है 15 शीट्स मिल करके 125 आ रहे हैं. कह रहा है कि अगर हम कितना शीट ले लें उसका वेट 15 किलोग्राम यानी 15,000 ग्राम हो. देखिए क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे शीट्स, एक तरफ लिख लेंगे ग्राम. ठीक है, यानी चाहे तो लिख सकते हैं वेट ब्रैकेट में ग्राम. जब 15 शीट्स हैं तो वेट हो रहा है 125 ग्राम. कह रहा है कितने शीट हो, मान लेते हैं x शीट होंगे तो उनका वेट हो जाएगा 15,000 ग्राम. देखिए जहां x की वैल्यू होती है उस तरफ हम एक ऐसा तीर लगा देते हैं. यह एरो हो गया, एरो का मुंह उस तरफ होगा जिसकी वैल्यू अननोन होती है. अब देखिए और समझने की चीज है, ठीक ऐसा ही एरो हमें यहां भी लगाना है. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि एरो हम ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं. इसको समझने के लिए ध्यान से समझो. जब 125 ग्राम सीट्स थे तो हमको 15 सीट मिल रहे थे.
ध्यान से समझना है, जब 125 ग्राम सीट है तो हमें 15 सीट्स मिल रहे हैं, हमें चाहिए 15,000 ग्राम, यानी हमें सीट की जो नंबर होंगे ज्यादा सीट होने चाहिए ना, क्या होने चाहिए, जब 125 ग्राम सीट है तो 15 सीट मिल रहे हैं, हमें 15,000 सीट्स चाहिए, यानी नंबर ऑफ सीट्स शुड बी मोर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अधिक वाले की तरफ एरो का साइन लगाएंगे। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लो, जब 125 ग्राम सीट है तो हमें 15 सीट्स मिल रहे हैं, जब हमें 15,000 ग्राम सीट्स चाहिए तो हमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होने चाहिए, यानी हमें ज्यादा सीट्स लेने पड़ेंगे। इसमें दोनों में ज्यादा कौन है, 15,000 ज्यादा है, ज्यादा वाले की तरफ तीर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो तीर होता है वह ऊपर होता है, यानी x अपॉन 15 विल बी इक्वल टू 15,000 अपॉन 125। ओके, अब x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15,000 इंटू 15 अपॉन 125। आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बताया था, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू सेम आएगी। नोट कर लीजिए, आज इतना ही, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, P और Q, जब P की वैल्यू 8 है, Q की वैल्यू है 20, जब P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू समथिंग अननोन, फिर जब P की वैल्यू y है, Q की वैल्यू दे रहा है 40। अगर कह रहा है कि if P and Q are in direct proportion then find the value of x and y, आपसे क्या कह रहा है, P और Q की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, जब दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं, यानी हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 20 इज इक्वल टू 4 अपॉन x। अब इसको आपने लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करने आता होगा, क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 8 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 4 इंटू 20। यहां से लिख सकते हैं x, इस 8 को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ 8 को मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 10 जा 20, then the value of x will be 10। हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक इसी तरह हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं हम 8 अपॉन 20 इज इक्वल टू y अपॉन 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 40 इज इक्वल टू y इंटू 20, y will be equal to 8 into 40 upon 20, 20 2 are 40, y is equal to 16। नोट कर लीजिए इसे।